रामलीला मूवी में दीपिका पादुकोण ने भी वो ही स्टाइल से, और उसकी मम्मी जो है उनको भी वही स्टाइल से टैटू किया है, जो रबारी टैटू के नाम से आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जब मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा मुझे टैटू करवाना है, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज नो, आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू डू इट, क्योंकि व्हाई यू वांट टू टेक दैट पेन एंड व्हाई यू वांट दैट परमानेंट थिंग ऑन योर बॉडी। हर एक प्रदेश के कल्चर में टैटू की एक अपनी कहानी है। पहले ऐसा माना जाता था जो भी गैंगस्टर है, जो भी पॉप म्यूजिक है, वो कल्चर के लोग कराते थे। एक राम नामी करके एक प्रजाति है, उन लोग का पूरा बॉडी पे राम राम लिखा होता है, जिनको कैंसर और कीमोथेरेपी में पूरे बॉडी के हेयर निकल चुके हैं, तो उनको हम लोग आर्टिफिशियल हेयर ड्रॉ करके देते हैं। लड़की का चेहरा खराब करने के लिए टैटू चालू किया, तो उनका पूरा यहाँ पे दाढ़ी बना देते हैं। वो परंपरा अभी तक वो चल रही है। आजकल वो जो लड़कियां जो MBBS में डॉक्टर बनी है, उनके यहाँ पे चेहरे पे बचपन से वो गोंदा गया है, ताकि वो एक गांव के लोग उनकी सुंदरता को देख ना सके और उनको उठा के ना ले जाए। डिफेंस में जाना है तो टैटू कैन बी हिंड्रेंस। एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे एक बार आपका एग्जाम हो गया, आप ऑफिसर बन गए, उसके बाद वो टैटू कर सकते हैं। टैटू करवाती हूँ तो मुझे किन चीजों का ध्यान रखना है। हेलो, WSC बातें में मैं प्रीति ठक्कर आप सबका स्वागत करती हूँ, और आज हम एक और गेस्ट से रूबरू हो रहे हैं, पर उससे पहले एक छोटी सी कहानी। एक आदमी था, गाड़ी लेकर के हाईवे पे जा रहा था, रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया और कहीं दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। He was little worried कि अब मैं कैसे पहुंचूंगा अगले स्टेशन तक। तब कहीं से न जाने कहाँ से एक गाड़ी आई, उसमें से एक मतलब अंकल उतरे और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। तो ही वॉज सो हैप्पी कि चलो कोई रिलीफ के लिए आ गया है। उन्होंने बोला कि हाँ भाई, मेरी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है और मुझे अगले स्टेशन तक पहुँचना है। तो उन्होंने अपना गाड़ी की डिक्की खोली, वहाँ से एक पेट्रोल का छोटा सा कैरबो निकाला और ये भैया को दे दिया। तो उन्होंने गाड़ी में पेट्रोल डाला और बोला आई वुड लाइक टू गिफ्ट यू समथिंग। सर, मैं आपको मतलब आपने इतनी बड़ी मेरी हेल्प कर दी है, तो मैं आपको कुछ थैंक यू का वो करना चाहूँगा। तो अंकल ने बोला आपको थैंक यू मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी गाड़ी लेकर के निकले हमेशा 2 लीटर पेट्रोल उसमें रखें, और किसी को कोई रास्ते में आपको ऐसा मिल जाए तो उसको हेल्प कर दे, मेरी हेल्प हो जाएगी। सो लॉ ऑफ कर्मा ऑलवेज कम्स बैक। और कहीं ना कहीं आज जो गेस्ट से हम रूबरू हो रहे हैं, वहाँ पर भी हम थोड़ी सी कर्मा की बातें भी करने वाले हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इट इज़ लिटिल अनएक्सप्लोर्ड फील्ड। काफ़ी चीज़ें हैं जो हम इसके बारे में जानते हैं और काफ़ी है जो नहीं जानते हैं। तो आज ऐसी ही एक शानदार शख्सियत है हमारे साथ, एंड शी इज़ नन अदर देन जागृति परमार फ्रॉम ला नीना एकेडमी। जागृति जी, आपका स्वागत करती हूँ मैं। हेलो, थैंक यू सो मच प्रीति बहन, थैंक यू। जागृति जी को देखकर ही आपको पता चल गया होगा, शी इज सच एन अमेजिंग पर्सनालिटी। उनको देख करके वो टैटू आर्टिस्ट है वो तो आपको पता चल गया होगा, पर उसी के साथ साथ इनकी 25 साल की जो जर्नी है उससे थोड़ा रूबरू होते हैं। उनकी कहानियाँ, उसके जो मोड़ आए हैं, उन सब के बारे में थोड़ा सा आज रूबरू होते हैं। जागृति जी, हाउ डिड यू स्टार्ट योर जर्नी? इट वाज लाइक आपने तो 25 साल पहले ये जर्नी शुरू करी, तो तब तो एक्चुअली आई थिंक टैटू वाज समथिंग वेरी न्यू, और काफ़ी चीज़ें इसमें जानने की भी मतलब लोगों को पता भी नहीं था। तो एक कहाँ से शुरू किया, और टैटू का एक्चुअल इन्वेंशन कहाँ से हुआ, और आपने वो कहाँ सीखा और कैसे इम्प्लाई? तो बचपन से भी रंगों के साथ खेलने का मेरा एक अंदर से एक शौक रहा है कि मैं बचपन से ही खेलती आई हूँ, चाहे मेरी गांव की रंगोली हो या ग्रीन पत्ती को पीस के मेहंदी का कलर निकाला हो, इस तरह से मैं काम करती थी। और जब मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, और ब्यूटी के फील्ड में रंगों के साथ में मेकअप आ गया, रंगों के साथ में हेयर को रंगना आ गया, रंगों के साथ में मेहंदी भी आ गई, वो सारी चीज़ बच्चों के साथ में वो मेरी जो आर्ट है उसको मैं निखारती रही। ब्यूटिशियन का मैंने काम
शुरू किया और उसमें से ही मेहंदी से सबसे पहले टेम्पररी टैटू बनाना चालू किया। तो उस ज़माने में 95 के आसपास की बात है। तभी लोगों को इतना नहीं पता था टैटू के बारे में। बट हाँ, मेरा एक जो मेरा नज़रिया रहा है कि मुझे कुछ हटके करना है, और यही नज़रिए के कारण मैं हमारे गुजरात से बाहर घूमती रहती थी कुछ नया सीखने के लिए। एंड उस टाइम लेडी को इतना बाहर जाना थोड़ा अनयूजुअल था। मेरे अलावा गुजरात से कहीं पे नहीं आते थे लोग, जैसे कि ब्यूटी एक्सपो हो गया, कहीं पे कुछ मशीनरी एक्सपो हो गया। तो अपने आप को एक्सप्लोर करते करते मेरे हाथ में टैटू वर्ड आ गया और उसी को मैंने लेके जर्नी शुरू की। टैटू का अगर इतिहास देखें तो मुझे थोड़ा सा याद है कि गांव के मेले में काफ़ी मतलब गांव के लोग पहचान के लिए भी वो मार्क करवाते थे, कुछ नाम लिखवाते थे, बट द प्रोसेस इन इट सेल्फ वॉज वेरी पेनफुल। उसी के साथ साथ उसमें कुछ इंक का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ों का मिथ बस्ट आप करेंगी हमारे ऑडियंस के लिए? डेफिनेटली। बीइंग अ गुजराती एंड काठियावाड़ी, जो कि एक छोटे से गांव से मैं आई हूँ, तो मेरे जो दादी थे वो हमारे काठियावाड़ में एक जो बोर का कांटा होता था एकदम चुभने वाला, वो जो कांटा है उसका एक हर्बल इंक बना के उससे टैटू किया जाता था। और हमारे यहाँ राजा यानी कि जो रजवाड़ा होता था उसमें भी जैसे फेस पे और वो कांटे से वो इंक को डाला जाता था। और ये तब की बात है जब सोने के सिक्के भी नहीं थे, तो टैटू के बदले में 1 किलो गेहूं या बाजरी दिया करते थे। बार्टर का बार्टर का जब जमाना था। तो मेरे जो दादी है, मेरे जो नानी है, उनके भी गले में सेम ऐसे ही टैटू हुआ करते थे। और मैंने वो मेरे दादी नानी का देखा था जब मैं मेरे मेले में गई थी हमारे वहाँ गांव में। तो मैंने खुद भी अपने हाथों पे ऐसे ऐसे वो 3 डॉट 4 डॉट ऐसे करवाया था। और आप अभी देखे तो जैसे रामलीला मूवी में दीपिका पादुकोण ने भी वो ही स्टाइल से, और उसकी मम्मी जो है उनको भी वही स्टाइल से टैटू किया है, जो रबारी टैटू के नाम से आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है। And they are a beauty spot actually. इतने सुंदर लगते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो वही चीज़ जो है वहाँ से शुरुआत हुई। बाद में एक मेरे कजिन जो है वो एब्रोड से आए और उनका मैंने टैटू देखा और मैंने देखा ये किस तरह से किया होगा ऐसे। हालांकि डिज़ाइनिंग में मेहंदी और कलर के बारे में नॉलेज तो था ही मेरा। तो टैटू जो है जिसको हम छुंदरा, त्राजवा, त्रोफवा ये सारी चीज़ें बोलते हैं गांव में, तो बेसिकली ये चीज़ स्किन को फर्स्ट सेकेंड लेयर को तोड़ के अंदर एक पिगमेंट है उसको इंसर्ट किया जाता है जो कि वहाँ पे फॉरएवर स्टे करता है। हमारे काठियावाड़ में ऐसा बोला जाता है अगर आपके बॉडी पे टैटू नहीं है तो आपको स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलेगी और नेक्स्ट जन्म जो है वो कैमल का मिलेगा और आपको डेजर्ट में जाना पड़ेगा। सो ये चीज जो है तो वो डर के बारे में लोग करते हैं। हाँ, मतलब हमारे बिजनेस के लिए ये मिथ्स बहुत अच्छा है। बट हाँ, काफ़ी चीज़ें हैं टैटू में जो कि कुछ डेंजर भी है, कुछ हमारे संस्कृति से भी रिलेटेड है। और मैं आज आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो कि एक प्रॉब्लमेटिक पर्सन के लिए एक ये वरदान स्वरूप भी है। तो ये टैटू के अलग अलग मायने हैं जिसके बारे में अभी तक लोग बहुत अनजान है। हम पहले उसको गांव के टैटू से एक अमेरिकन ट्राइबल टैटू, यानी पहले ऐसा माना जाता था जो भी गैंगस्टर है, जो भी पॉप म्यूजिक है, वो कल्चर के लोग कराते थे, जो रोबरी करते हैं। हाँ, तो वो अमेरिका में वहां से चालू उस हिसाब से हुआ। आप इजिप्ट की मम्मी आप देखे जो कि इतने हजारों साल उनके बॉडी पे भी टैटू है। तो ये परंपरा मैंने बोला जब कॉइन्स भी नहीं निकले थे तब की है। तो अपनी प्रजाति को अलग दिखाने के लिए, जैसे कि रबारी कम्युनिटी है, दरबार कम्युनिटी है, तो ऐसे हिंदू है, ऐसे अपनी कम्युनिटी को अलग दिखाने करने के जैसे अभी हमारे आसाम में आप जाओ तो उनका अलग है। फिर एक राम नामी करके एक प्रजाति है, उन लोग का पूरा बॉडी पे राम राम लिखा होता है, उनके कपड़े में भी राम राम, आंख के ऊपर पूरे बॉडी पे राम राम का टैटू है।
और अगर आप नॉर्थ में जाओ तो वहाँ पे आपको पता है नॉर्थ की लड़कियां इतनी ब्यूटीफुल होती है, इतनी ब्यूटीफुल परिया जैसे। लेकिन वहाँ पे भी एक गांव और दूसरे गांव का जो झगड़ा होता था उसमें लड़कियों को उठा के ले जाते थे। उन्होंने उसके लिए लड़की का चेहरा खराब करने के लिए टैटू चालू किया। तो उनका पूरा यहाँ पे दाढ़ी बना देते हैं। अभी वो परंपरा अभी तक वो चल रही है। आजकल वो जो लड़कियां जो MBBS में डॉक्टर बनी है उनके यहाँ पे चेहरे पे बचपन से वो गोंदा गया है ताकि वो एक गांव के लोग उनकी सुंदरता को देख ना सके और उनको उठा के ना ले जाए। ऐसी तो बहुत सारी है जैसे कि इट इज अ ब्लेसिंग आल्सो इन अ वे। ये तो ये जैसे कि मणिपुर में ऐसा है कि उसके बाद जो ट्राइबल है आगे की ओर वहाँ पे जो भी कम्युनिटी जो झगड़ा होता है एक दूसरे का खून करते हैं और वो खून करके अपने बॉडी पे मार्क करते हैं और जितने खून है उतने मार्क है तो उसके साथ में कोई लड़की जल्दी शादी करती है क्योंकि वो बहादुर माना जाता है। तो इतने सारे हमारे इंडिया में ही इतने सारे मतलब जितना पुराना ह्यूमन कल्चर है आई थिंक उतना पुराना हर एक प्रदेश के कल्चर में टैटू की एक अपनी कहानी है और आप वो पर्सन को देख के उनको आप पहचान सकते हैं कि ये नॉर्थ के हैं, ये आसाम के हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं और हमारे रबारी टैटू गुजरात के हैं। तो अगर सबको साथ में खड़े रहे तो टैटू से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द कनेक्शन एज ए ह्यूमन बीइंग विद उसका संस्कृति और उसका जो रीजन है। बहुत ही मतलब इट्स वेरी इंफॉर्मेशनल। सच बोलूं तो काफी चीजें मतलब टैटू इज समथिंग कि हम वी सी एज अ देखो जब मेरे बेटे ने बोला कि मामा मुझे टैटू करवाना है माय फर्स्ट रिएक्शन वाज नो आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू डू इट क्योंकि व्हाई यू वांट टू टेक दैट पेन एंड व्हाई यू वांट दैट परमानेंट थिंग ऑन योर बॉडी। तो तब कहीं ये भी मिथ्स है कि आपको डिफेंस में जाना है, ट्रैवल करना है तो टैटू कैन बी हिंडर अस इन सम वेज। तो उसका क्या है? अब तो काफी लोग मतलब आई थिंक एवरीबॉडी हैज सम और द अदर फॉर्म ऑफ टैटू ऑन देयर बॉडी। वो चाहे शो भी हो रहा है या इनर साइड पे है कहीं पे है। तो ये चीज भी एक बहुत मायने करती है जैसे कि आपने बोला। हाँ जैसे कि हमारे पास जो भी टैटू करने आते हैं तो अगर वो 18 ईयर्स से छोटे हैं तो हम बिना पेरेंट्स के टैटू नहीं करते हैं। तो यहाँ पे पूरा काउंसलिंग किया जाता है बिकॉज एयरफोर्स आर्मी नेवी में जो इनकी एंट्रेंस एग्जाम है तभी टैटू अलाउ नहीं है। ठीक है, अगर आप ISO में जाते हो या तो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट की कोई स्पेशल फोर्स में जाते हो वहाँ पे टैटू अलाउ नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पे एक बार आपका एग्जाम हो गया, आप जॉब पे लग गए एंड देन आपका एक फिक्स हो गया कि उसके बाद कर सकते हैं, यानी वो ऑफिसर बन गए उसके बाद वो टैटू कर सकते हैं। लेकिन बिफोर दैट अलाउ नहीं है। जैसे कि एयर होस्टेस है उनके बॉडी पे दिख सके ऐसा अलाउ नहीं है। तो काफ़ी कैरियर रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, हेल्थ वाइज में रिस्ट्रिक्शन की बात करूँ तो टैटू जो है वो जैसे कि हमने बोला पहले गांव में होते थे, बाद में मैंने जब 25 साल पहले गुजरात में टैटू शुरू किया, आई एम अ फाउंडर। एक भी टैटू आर्टिस्ट नहीं था, एक भी स्टूडियो नहीं थे। हाँ, गांव में रास्ते पे होते थे। तो जो एक ऑथेंटिसिटी होती है, एक हाइजीन लेवल होता है, एक इंक होती है, वो एक लेबोरेटरी से टेस्ट होके वो पूरी उसकी प्रोसीजर से पास होके यहाँ पे आती है। तो उस वे में वो हाइजीन लेवल यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। लेकिन अगर टैटू कहाँ पे किया गया है, जब ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो उनको नहीं पता है आपने टैटू गांव पे कराया या प्रोफेशनल पे कराया। तो वो लोग लेते नहीं है ब्लड। तो इसीलिए हम लोग जब भी काम करते हैं हम अपने टैटू का सर्टिफिकेट भी साथ में देते हैं कि भाई ब्लड इज आल्सो टेस्टेड। तो वो उनको एक वो रहता है कि हाँ ये ऑथोराइज जगह से लिया है। तो काफी बार टैटू के इंक के द्वारा हिपेटाइटिस, एड्स, स्किन कैंसर ऐसी काफ़ी बीमारियां हैं जो अनहाइजीन मेथड से अगर करे तो वो भी फैल सकती है। तो एक तो कैरियर ओरिएंटेड है, अपने हेल्थ ओरिएंटेड है एंड काफ़ी बार इम्प्रेशन भी ऐसी रहती है। जैसे हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको
एक ऑफिसर के कॉरपोरेट उसमें बैठना है तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि ये मत कराओ ये कराओ, लेकिन जैसे मॉडल है, फैशन इंडस्ट्री से कनेक्टेड है तो हम उनको इस वे से एडवाइस करते हैं। तो एक काउंसलिंग भी बहुत ज़रूरी है। या तो दिस इज अ वेरियस फैक्टर जो बिफोर टैटूइंग या तो आपको करने से पहले सोचना ज़रूरी है। टैटू की तो मतलब आई थिंक हमारी बातें तो काफ़ी लंबी चलने वाली है, पर जो जो मेरे दिमाग में क्वेश्चंस हैं पहले मैं वो पूछ लेती हूँ, फिर आप आगे का इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर शेयर करिए। तो एक देयर इज सम स्पिरिचुअलिटी कनेक्टेड टू टैटू। जब मतलब मैं अभी आपसे मिलने आई उससे पहले आई वाज टॉकिंग टू माय सन रिगार्डिंग एवरीथिंग, यू नो, आई जस्ट वांटेड कि मैं आऊँ तो मेरे पास भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए टैटू के बारे में। तो मैंने उसको पूछा तो ही वाज सेइंग कि देयर इज, मतलब अगर आप किसी ही याद में कराते हैं जो पर्सन इज ऑलरेडी नॉट देयर नाउ, तो कुछ उनके ऐश को मिला करके भी टैटू करते हैं तो वो एक अलग सिग्निफिकेंट उसका रहता है। फिर मैंने कहीं सुना कि आपका राइट हैंड है तो शिव का है, लेफ्ट हैंड है तो शक्ति का है। तो स्पिरिचुअलिटी है, अपने एंसेस्टर्स है, उनका जो ये सारा कनेक्शन है वो चीज आप कैसे जोड़ती हैं टैटू से? तो जो टैटू कराने आते हैं, टैटू जो है उसका एक बहुत कनेक्टिंग फैक्टर है, वो है इमोशंस। हमारे ह्यूमन के जो इमोशंस है, वो चाहे आप अपना हॉबी ले लो या अपना आइडल ले लो या तो अपना जीवन साथी या तो कोई चीज़ या कोई भी एक्टिविटी जो आपसे कनेक्टेड है, लाइक बाइकर है, ड्राइंग है, हस्बैंड वाइफ है, किसी के डॉग्स है, मतलब पेट्स है, किसी के बर्ड्स है जो उसके घर पे पाला था। तो ये सारी चीज़ मतलब इमोशंस है, वो इमोशंस अटैच जैसे होते हैं ऐसे। और दूसरा रहता है धर्म। धर्म में जैसे अलग अलग धर्म है, कोई माताजी, स्वामीनारायण हो गया, इस्कॉन हो गया, तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे हैं। तो उन लोगों को भी वो चीज़ ऐसा लगता है वो मेरे साथ में रहे तो एक मोटिवेशन आता है। ठीक है, तो जैसे कि इस्कॉन है तो उनका कृष्ण के सिंबल होते हैं। अभी जैसे स्वामीनारायण है तो उनका 5 सिंबल है। तो उसका जब यज्ञ होता है स्वामीनारायण का धर्म का बहुत बड़ा यज्ञ, 108 कुंडी या ऐसे, उसमें चांदी के छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं, वो उसमें गर्म किए जाते हैं और महाराज जो है उनको 1 बाय 1 बॉडी पे वो उसको टच करते हैं ताकि वो टैटू बन जाता है। इट्स वन टाइप ऑफ बर्निंग टैटू। और उसी को शेप देने के लिए वो लोग हमारे पास आते हैं। जैसे मुरारी बापू है, वो किसी की बॉडी पे राम की साइन करते हैं तो वो नहाने से निकल जाएगा, लेकिन वो मेरे पास बिना नहाए आते हैं कि ये बापू ने किया है, उसको परमानेंट करो। तो मैंने लाइफ में ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स देखे हैं जिनके पास ये स्टोरी है। तो धर्म से कनेक्टेड, जैसे कि अभी क्या है, एक्सट्रीम लेवल टैटू जो है वो इमोशन के साथ में अपने आप को वो इमोशन का एक्सट्रीम लेवल तक साबित करने का एक जरिया है। मतलब कई लोग अपने आप को इसके द्वारा वो बेटर टू बेस्ट है, द बेस्ट है, वो साबित करते हैं। पावर गेम भी है कहीं, प्यार जताने का एक अलग मतलब एक्सट्रीम लेवल, वो जनून बोलते हैं हम लोग, बट वो कई बार जनून जो है वो सारी हदें पार कर जाता है। और इसी का एग्जाम्पल आपने दिया कि अगर कोई पर्सन इज नॉट देयर तो उसकी जो मिट्टी है उसको मिक्स करके वो करते हैं। मतलब ये तो एक पूरा गलत तरीका है। हमारे यहाँ ऐसा काम नहीं होता है, बट हाँ, अपने आप को दुनिया का एक डिफरेंट पर्सन साबित करने के लिए कुछ कुछ लोग ने ये काम किया। उसके साथ में अपने आई बोल के जो वाइट हिस्सा है वहाँ पे टैटू कराना, फिर अपने टंग पे टैटू कराना, मतलब ये एक अपने आप को कुछ हटके साबित करने वाला, मतलब वो पूरा ग्रुप से अलग है एक चीज़ वो है। लेकिन इसमें काफ़ी मेंटली लेवल भी कुछ लोगों का ऐसा होता है, तो वो एक जनून के हिसाब से है। बट हाँ, जनून इज देयर, नो प्रॉब्लम। बट हाँ, मेरा यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं वो है हाइजीन। अगर किसी का ऐश आप मिक्स करते हो तो वो ब्लड में जाए, वो एक प्रॉपर तरीका नहीं है। करते हैं कुछ लोग, बट इट्स मतलब ये कुछ अपवाद स्वरूप लोग होते हैं। बाकी हाँ, हम लोग धर्म के जो कनेक्टेड टैटू है वो
इतने मतलब ये इफेक्ट करते हैं लोगों की मेंटालिटी पे कि एक व्यक्ति जिनको मैं टफ वे में बोलूं कि अगर वो आत्महत्या करने वाला है और अगर उनको मैं एक टैटू करूं तो वो आत्महत्या का विचार छोड़ सकता है। वाह, तो ये That's चीज strong मेरे power. हाँ, ये चीज मेरे में है कि वो मैंने किया हुआ है कि लोग यहाँ से बोल रहे थे मैं अभी मरने ही जाने वाला था, मैंने बोला ये टैटू ले, और उससे उनको जो पॉजिटिविटी है, उनको जो कॉन्फिडेंस है, उनको जो जीने का वो जज्बा है वो वापस आया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्ट करती है, टोटली इमोशनली चीज़ अटैच है इससे, चाहे धार्मिक हो, रिलेशन हो, मतलब कुछ भी चीज़ लाइक फाइनेंशियल हो या तो कोई हद पार नहीं करने वाला। सो दिस इज अ वेरी मतलब सेंसेशनल पार्ट होते हैं ये सारी चीज़ें। या कई बार मतलब वी सी मतलब बहुत ज्यादा टैटू किए हुए लोग होते हैं, पूरे हाथ होते हैं उनके, आपने जैसे बताया पियर्सिंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ यू नो टैटू के साथ साथ का एक वो रहता है। तो ये सारी चीजें मतलब टू एन एक्सटेंट अच्छा है, पर उससे जब ज्यादा बढ़ जाता है तो समवेयर डाउन द लाइन वो आप जैसे बोल रहे हैं क्रिमिनल गैंगस्टर वगैरह का वो एक मतलब पर्सन का वो रूप बाहर आने के चांसेस है। यस यस। तो मतलब टैटू जो है, आप अगर टैटू किसी पर्सन पे देखते हो तो आप उसको जज भी कर सकते हो, जैसे हम नाखून से, स्किन से, बालों से जज करते हैं। तो अगर टैटू भी कोई है जिसको जिसके प्रति जो पैशन है वो दिखाता है, तो अगर जिनके बॉडी पे ओवर टैटू है यानी, और जो आप बोल रहे हो पियर्सिंग, उसको बोलते हैं बॉडी मॉडिफिकेशन, ठीक है, अपने बाल कान में कट लगाना, बड़े बड़े टनल्स पहनना, आईब्रोज पे पहनना, तो ये कुछ फैशन का भी पार्ट है, लेकिन वो जब एक्सट्रीम पहुंचता है तो उनकी मेंटालिटी जो है वो पता चलती है। उनका पर्पस एक ही होता है कि भीड़ से अलग होके वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, तो उनके प्रति लोगों का ध्यान जाए, सेंटर सीकिंग एक सिंड्रोम बोला और मतलब ऐसा है कि आने जाने वाले हर लोग उनको देखे, बट हर बार ऐसा नहीं होता है, किसी किसी की लाइफ की पूरी स्टोरी होती है। जैसे कई लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं पहले मैं ये था, बाद में ये, अभी ये, और मेरा अभी आने वाला मेरा ड्रीम ये है और मेरा लाइफ का एम ये है, तो ये पूरा स्टोरी मुझे बना के दो जब हम कस्टम करते हैं। तो मतलब एक व्यक्ति जो के धूल से उठ के आगे है और उनको आगे कहाँ पहुँचना है, तो वो पूरी स्टोरी भी टैटू के द्वारा हो सकता है। तो वो उसको देख के वो इंस्पायर होता है, उसको तो फोकस हमेशा गोल अपनी आंखों के सामने दिखता है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम पर्सन को देख के हम उसको जज कर सकते हैं कि इनका क्या है, और हम उनके साथ में इस तरह से बिहेव भी कर सकते हैं। तो हम पर्सन को आगे किस तरह से ट्रीट करना है वो हम टैटू से भी जज कर सकते हैं। Wow. so much enhancing. Yes. You know, this podcast is going to be an eye opener for all the tattoo lovers. Yes. And everybody should know the depth of it. अब कहीं ये भी सुना है कि आपके जितने इमोशनल अटैचमेंट ज्यादा है और उस पर्सन का अगर आप टैटू गुदवाते हैं या यू गेट इट डन, तो वो ज्यादा पेन करता है। कर्मा कहीं ना कहीं आपको पेन लेकर के यू आर गेटिंग रिलीव फ्रॉम योर कर्मा। ये बात मानते हैं आप? जो पर्सन चला गया गया नहीं चला गया, अफेक्शन है और नाम लिखवाया, जैसे माँ का नाम लिखवाया, तो मतलब माँ के साथ बहुत ज्यादा जुड़े हुए, तो वो टैटू जब बनाते हैं तो बहुत ज्यादा पेन होता है। ये बात सच है? मेरा हिसाब से इससे बात उल्टी होती है कि जैसे आप बहुत प्यार करते हो, उसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो जैसे आप माँ को बहुत प्यार करते हो तो एनीथिंग फॉर माँ, तो वो उसके लिए जो टैटू कराते हैं, हाँ, अगर आप कुछ छोटा सा तितली करते हो, स्टार करते हो, वो इट्स पार्ट ऑफ फैशन, ठीक है, वो आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन माँ का है तो बोले कर दो, कुछ भी कर दो, माँ के लिए मैं कुछ भी सहन करूंगा, ठीक है, बच्चे के लिए मैं कुछ भी सहन करूंगा। तो माँ भी होती है, जैसे मैं, इसके लिए तो मेरे आप कुछ भी करो, मेरा चाहे खून निकल जाए लेकिन मुझे ये चाहिए। तो वो ज्यादा इजी होता है। लेकिन आप जो बोलते हो, इसमें एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। कई बार बॉडी का कुछ हिस्सा है, जैसे कि किसी को शूज की वजह से एक काला धब्बा हो गया है,
ठीक है, या तो कुछ गहने की वजह से हो गया है, तो वो धब्बे का सॉल्यूशन के हिसाब से वो पेन सहन करना थोड़ा उनको भारी पड़ सकता है। तो जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है उसके लिए आप टैटू करोगे तो टैटू पेन करेगा। और जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा, उसमें आपको पेन होता है तो आपको वो पेन जो है वो कम फील होगा। ठीक है, तो आप जिसको हर्ट कर रहे हो, जैसे मेरे यहाँ काफ़ी लोग आते हैं ब्रेकअप हो गया, ठीक है, जैसे माँ का प्यार है उससे ओपोजिट है ब्रेकअप हो गया, तो वो लोग जब टैटू कराते हैं तो बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि एक तो ब्रेकअप का पेन है, वो ऑलरेडी पेन है उसके बॉडी में, माइंड में, सब जगह पेन भरा हुआ है। ठीक है, तो वो जब टैटू कराते हैं तो उनको वो ज्यादा पेन होता है और वो चाहते हैं कि वो अपने आप को हर्ट करे ताकि वो पेन उसको उसके आगे छोटा लगे। दिस इज अ साइकोलॉजी, इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजी। तो वो अपना मेंटली पेन को मारने के लिए फिजिकली पेन देते हैं। अब अगर मतलब अब तो काफी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, काफी चीजें नई 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 आ रही है, तो करियर ऑप्शंस आर आल्सो डेवलपिंग वेरी डिफरेंटली नाउ। कि किसी को कुछ करना है तो अब लोग मतलब ये नहीं सोचते कि डॉक्टर, इंजीनियर या यही 4-5-6 फील्ड ही है। तो टैटू आर्टिस्ट इज हाउ गुड अ करियर ऑप्शन फॉर समवन हु इज लुकिंग फॉर कुछ डाइवर्सिटी या उनको आर्ट में अगर इंटरेस्ट है तो। ओके, सो हमारे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में आपने एक स्टोरी समझाई, मतलब मेरे गुज़बम्स हो गए, इतनी अच्छी स्टोरी थी। सो मैं ये आंसर में भी एक स्टोरी बताना चाहूँगी कि मेरी डॉटर है, वो पहले आबू में पढ़ी, बाद में कोटा में गई थी और बाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग बनी। लेकिन वो मुझे देखती थी, आई एम लाइक अ फ्री बर्ड, आई एम आर्टिस्ट, सो आर्टिस्ट जो है वो मूड में ही रहता है अपना, और उनको काम करे तो भी थकान नहीं होती है, और वो ब्यूटी चीज़ है उसको कैरी लेके करता घूमता है। और वो जब पढ़ने गई कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो बोलती है कि यार मैं तो अपनी लाइफ से बोर हो चुकी हूँ अभी, और मम्मा इतना लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये इसमें उसने सोचा कि क्यों ऐसा है, तो वो उसने ऐसे उसको देखा कि मैं जो कर रही हूँ ना वो मुझे पसंद ही नहीं है, और मम्मा वो कर रहे हैं जो उनको पसंद है, तो वो पैसे भी कमा रहे और हैप्पी भी है, अपनी मर्जी से काम करते हैं। तो वो थकते भी नहीं है। तो उसने एक दिन आके बोला, मम्मा मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी, मुझे टैटू आर्टिस्ट बनना है। तो मैंने बोला ये कैसे है, अभी तेरा 1 साल हो गया ऐसे। तो वो 1 साल घर पे बैठी मुझे, और फिर वो घूमी, देन वो इटली गई, वर्ल्ड का एक ही टैटू का कॉलेज है वहाँ पे उसने खुद एडमिशन लिया, और वर्ल्ड के जो टॉप लोग हैं उसने वहाँ पे एजुकेशन लेके, जब वो वीज़ा के लिए गई ना, जब तो बोले कि आज तक कोई टैटू की कॉलेज के एडमिशन के लिए इंडिया में से बाहर गया ही नहीं है, तो हम इसका भी क्या करें, वो उनको भी समझ में नहीं आता था। उसके बाद जब वो वहाँ पे गई और वापस आई तो पूरे इंडियन टैटू इंडस्ट्री में खलबली हो गई कि ये कौन है जो सबसे पहले वहाँ गए। और जब वो वापस आई और नाउ वो अभी टैटू में उसने कैरियर बनाया है। मेरी मैं बात करूँ, मेरे पास 12-15 आर्टिस्ट थे उस टाइम, आज से 5 साल पहले हर आर्टिस्ट को मैं 1.5 लाख रुपया पैसा देती थी। हर आर्टिस्ट को जो कि 12th फेल थे, जो कि गाँव से आए थे, नॉर्थ ईस्ट के लोग थे, जिनको पास कोई एजुकेशन नहीं है, बट वो आर्टिस्ट थे, उसके पास स्किल था। तो नावडेज मैंने सुना है कि कितनी भी डिग्री है लेकिन स्किल के जो है उससे आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। मतलब नावडेज स्किल जो है वो मार्केट में बोलता है, ना कि डिग्री या तो आपने जो पढ़ा है। तो मैं अभी समझती हूँ कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साथ में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको हर गली गली अभी टैटू आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं, सो थोड़ा सर्वाइव करना भी मुश्किल है। पहले प्रोडक्ट्स की भी बहुत कमी थी क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलती थी। राइट नाउ तो प्रोडक्ट्स भी बहुत इजीली अवेलेबल है। तो अभी सच ऑथेंटिसिटी, प्रोफेशनल ये है ना चीज़ जो है अभी मैशअप हो गई है कि जो एक बिजनेस का, और एआई और सारी चीजें बढ़ चढ़ के आ रही है, कहीं ना कहीं तो मतलब अभी जो रियलिटी और मतलब अनप्रोफेशनल चीज इतनी मैशअप हो गई है। बट हाँ, स्किल है तो जैसे कि आज भी करोड़ों में पेंटिंग्स तो बिकते ही है। भले एक रास्ते पे एक छोटा आर्टिस्ट पेंटिंग बना रहा है
लेकिन करोड़ों में पेंटिंग्स भी बिकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि लोग लोग अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। तो आर्टिस्ट को प्रॉपर एजुकेशन चाहिए और मेन चीज है उसका पैशन होना चाहिए और उसका पोर्टफोलियो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कहीं पे भी वो जाके बोले कि ये मेरा पोर्टफोलियो है और मुझे इतनी सैलरी चाहिए। बोलो आपको चाहिए ऐसा आर्टिस्ट। अभी हम लोग आज भी ऐसे आर्टिस्ट का वेट करते हैं स्टिल। तो जगह अभी भी खाली है, लेकिन आपका वो जुनून जो है, वो पैशन जो है, जैसे हम लोग बच्चों और फैमिली के साथ में अपने पैशन को कैरी करके चलते हैं, हाँ। ऐसे लोग आज भी डिमांड में है। यस करियर में टाइम लगता है। अगर मैं आज मतलब आई एम गुड एट ड्राइंग, मैं घर में ड्राइंग अच्छा कर लेती हूँ, मेरा हाथ फ्री हैंड वगैरह में अच्छा चलता है, तो अगर मुझे ये करियर लेना है तो मेरे लिए कितना टाइम का प्रैक्टिस चाहिए, क्या और मतलब ड्यूरेशन है कि मैं करियर के तौर पे शुरू कर सकती हूँ? ओके, सो अगर ड्राइंग में इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत आपका हाथ बैठा हुआ है, तो इसका जो टेक्निकल नॉलेज है, क्योंकि इसमें साइंस और आर्ट दोनों का काम है, क्योंकि हम स्किन को काट रहे हैं, ठीक है, और हम लोग इसमें आर्ट को डाल रहे हैं। तो स्किन को काटने वाला हिस्सा है वो साइंस के फैक्टर का है, क्योंकि यहाँ पे हाइजीन हो रहा है, यहाँ पे शायद ब्लड निकल रहा है, या तो यहाँ पे आपका नीडलिंग हो रहा है, ठीक है, और साथ में आर्ट है। आप पेपर पे आर्ट करो, रबर है तो निकल सकता है, पेंसिल है पेपर फाड़ सकते हो, ये स्किन है, एक बार हो गया तो हो गया, यहाँ पे कोई इरेजर नहीं है। सो इसके लिए टेक्निकल नॉलेज चाहिए। बड़े बड़े आर्टिस्ट है, अभी एक 60 ईयर अंकल आए थे जो कि ग्रेफिटी के इतने बड़े आर्टिस्ट है कि मैं खुद मतलब डर गई कि इनको मैं कैसे सिखाऊंगी ऐसे। और वो बोल रहे मुझे अभी टैटू ही सीखना है, बट मुझे था कि ये तो एक वीक में सीख जाएंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, 4 महीने तक उसको सीधी लाइन भी नहीं आई। इसका रीजन था कि हाँ, नीडल था, स्किन था, और दूसरा मतलब आपने मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखा होगा, तो वो जब स्किन काटता है वो भले कितना ही स्ट्रॉन्ग था वो गिर जाता है। हाँ, you cannot see the blood, you cannot do। तो ये चीज है कि आर्टिस्ट आप कितने भी बड़े हो, लेकिन किसी की स्किन में जब ऐसा होता है ना, आपको खुद को पसीना छूटने लगता है ऐसे। तो ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, जब आ जाएगा बहुत एंजॉय करोगे, बट 3 to 5 मंथ लगता है समझने में, और उसके बाद आपको 3 to 5 मंथ प्रैक्टिस में जाएगा। 3 to 5 मंथ आप पहले मशीन क्या है, नीडल क्या है, कैसे इसका रिजल्ट है, क्योंकि प्रॉपर नहीं गए तो भी टैटू निकल सकता है। मतलब आपने प्रॉपर काम नहीं किया, 15 दिन में टैटू निकल जाएगा। कितनी डेप्थ में जाना है, ये बहुत मेन चीज है कि स्किन के कौन से लेवल में इंक को डालना है, कौन से वे से डालना है, तो वो परमानेंट रहे। अगर ज्यादा चले गए अंदर तो वो और डैमेज करेगा, और अगर ऊपर किया तो निकल जाएगा। तो ये बहुत ही ट्रिकी चीज है। तो आई थिंक मतलब 6 मंथ से लेके 7, 8, 9 मंथ तक आपको टेक्निकल समझ आ जाएगा। बाद में तो इट्स आर्ट, तो ये तो रियाज करोगे इतना, फुल लाइफ आप सीख सकते हो इसको। और कितना खर्चा लगता है इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लेने का? इंस्ट्रूमेंट्स नाउअडेज तो इट्स क्वाइट वेरी चीप, बहुत सस्ता मिलता है। काफ़ी सारा है, लाइक अपना ओरिजिनल के हिसाब से भी काफ़ी सारा अभी निकला है। प्रोफेशनल जो सेटअप है आपका 1-8 लाख के आसपास का है, बट आप बेसिक स्टूडेंट लेवल का आप अगर सेटअप चाहो तो 15,000 के आसपास हो जाएगा। इसकी जो लर्निंग फीस है वो भी आप 40,000 से लेके 2-2.5 लाख तक उसकी लर्निंग की फीस रहती है। आपने इरेज की बात की, यहाँ पे कोई इरेजर नहीं है, पर लोग टैटू निकलवाते हैं। यस, तो वो प्रोसेस क्या होता है? तो टैटू निकलवाने का जो प्रोसेस है, टैटू करने से बहुत ज़्यादा मतलब ओपोजिट है, क्योंकि आपने परमानेंट चीज़ों को निकालने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। सबसे इजी उसका फेमस जो रास्ता है वो है लेज़र से निकाल सकते हैं, बट वो 1 सिटिंग में नहीं निकलता। इट्स रिक्वायर मोर देन 5 to 10 सिटिंग्स। अगर आपने प्रोफेशनल जगह पे काम किया है, यानी बहुत जड़-मूड़ वाला एकदम अच्छा काम किया है, तो वो निकलने में प्रॉब्लम होगा। अगर आपने अनप्रोफेशनल से काम किया है वो थोड़ा जल्दी निकल जाता है, क्योंकि वो डार्क नहीं होता है। तो 1 इज़ द लेज़र, आप धीरे 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 वो लाइट होता जाता है, एंड डिपेंड से अगर लेज़र मशीन कॉस्टली है तो 100% रिमूव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नंबर 2 इज़ स्किन ड्राफ्टिंग,
यानी आपकी बॉडी में से कहीं से स्किन उठाते हैं, टैटू वाली स्किन को काटते हैं और वो स्किन वहां पे लगाते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इज दिस। थर्ड ऑप्शन कॉस्मेटिक सर्जरी जैसा, वो सर्जरी जैसा है, यस। थर्ड ऑप्शन इतना वो नहीं है, बट हमारे पास एक इजी ऑप्शन है कि हम टैटू के आसपास की स्किन है ऐसा एक कलर बनाते हैं और उसके ऊपर हम कलर करते हैं। उसमें रिजल्ट थोड़ा कम मिलता है, बट हाँ स्टिल वो लोग मतलब कुछ कुछ हद तक प्रोमिनेंट दिखता नहीं है टैटू। तो उसको मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, डिजाइन चेंज भी हो सकती है। मतलब अगर ब्रेकअप हो गया है तो एक नाम में से दूसरा नाम भी हो सकता है। और उसको काफी चीजें हाईलाइट में रहती हैं, ये चीजें उसको टोटली हाइड भी कर सकते हैं आप। बाकी ये सारा प्रोसीजर तो पहले खुदवाने में पेन लो और फिर निकलवाने में फॉर यंग जेन ज़ी आई थिंक दिस इज समथिंग उनको कॉशियस रहना पड़ेगा इस चीज से। डेफिनेटली हाँ। अब अगर मैं टैटू करवाती हूँ तो मुझे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और कितना टाइम लगता है टैटू को बनने में और हील होने में, परमानेंट होने में? ओके, सो टैटू जो है उसके कुछ चीजें हैं वो बिफोर ध्यान रखना है, कुछ चीजें आफ्टर। ठीक है, तो सबसे बिफोर टैटू में क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आपने टैटू का ख्याल अगर मगज में आपके माइंड में आया है तो आपको ये देखना है कि आपको जो वही चीज़ करना है जो आप उसको लाइफ टाइम देख सको। ठीक है, तो एक तो आपका डिज़ाइन जो है वो उसके लिए आई प्रीफर आप कस्टमाइज डिज़ाइन कराओ, किसी का कॉपी मत कराओ, क्योंकि सबका माइंड अलग है, सबका डिमांड अलग है। तो एक तो कस्टमाइज डिज़ाइन होना चाहिए अकॉर्डिंग योर प्रोफेशन। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, वो बॉडी का पार्ट आपको कहाँ पे करना है वो एक तो होना चाहिए। कि हाँ, जैसे कि एकदम से दिखे ऐसी जगह पे, मैंने बोला एयर होस्टेस नहीं करा सकती, तो एक तो वो अपना ध्यान रखना है कि मुझे कैरियर किस में सेट करना है। हाँ। उसके अकॉर्डिंग बॉडी के कौन से पार्ट पे कराना है वो। नंबर 3 है आप प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट से ही कराए। तो प्रोफेशनल टैटू आर्टिस्ट मतलब कि उनकी प्रोफाइल में कोई भी किसी का उठाया हुआ काम ना हो, उसका खुद का काम आप देखो, उसका खुद का एक्सपीरियंस देखो, वो आपको देखना है। तो बिफोर और जब आप कंसल्टेशन के लिए जाते हो तो वहाँ का हाइजीन लेवल भी देखो कि वो कितना हाइजीन रखते हैं। टैटू ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको कभी भी खाली पेट टैटू नहीं करना चाहिए, खाना खा के जाइए। अगर आपको डायबिटीज़ है, हार्ट, बीपी, ये सारा फिजिकल कुछ प्रॉब्लम है, आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही टैटू करने, क्योंकि डायबिटिक को टैटू हीलिंग में थोड़ा टाइम लगता है। किसी किसी को चक्कर आने हो सकता है, किसी किसी को थोड़ा अनकॉन्शियस हो जाते हैं टैटू के टाइम पे, क्योंकि बहुत गर्मी हो गई या तो खाली पेट आए हैं। आप अगर कोई भी अल्कोहल लेता है तो आप बिफोर दैट अल्कोहल या ऐसे कुछ नहीं ले सकते। अगर कोई स्मोक करता है, निकोटीन है ब्लड में, या तो अल्कोहल लेते हैं तो उनका पेन लेवल ज़्यादा हो सकता है। तो वो ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। आप अपना एक शुगर कुछ भी फूड लेके जाइए, चॉकलेट्स, जूस साथ में रखे जब भी आप टैटू करवाने जाए। टैटू करने के बाद आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, स्विमिंग नहीं कर सकते, आप सन में नहीं जा सकते। आपका हीलिंग प्रोसेस टोटल अराउंड 1 मंथ का रहता है। 1 मंथ में टैटू का कलर हर वीक चेंज होता रहता है, लाइट डार्क होता रहता है। तो 1 मंथ अगर उसका केयर नहीं किया तो टैटू का रिजल्ट पे उसका इफ़ेक्ट होता है। तो उसको साफ और हाइजीन रखना है। तो उसका हीलिंग पीरियड के दरमियान टैटू कितना लाइफ चलेगा वो एक ध्यान में रखना होता है। उसका स्पेशल ऑइंटमेंट आता है, वो डेली उसके ऊपर लगाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ध्यान रखना है। मुझे लगता है मेरा ये पॉडकास्ट खत्म होने वाला नहीं है, इतनी ज़्यादा और भी अभी चीज़ें दिमाग में आ रही है। आपने कहा कि कुछ मतलब इट इज यूज्ड एज अ ब्लेसिंग ऑल्सो। कई बार ऐसी भी आपके पास ज़रूर कुछ कहानियाँ होंगी, इंसिडेंट्स होंगे कि लोगों को ये कैसे काम में आता है टैटू अपार्ट फ्रॉम फैशन। ओके, सो जैसे मैंने बोला कि हर टैटू जो है वो इमोशन से जुड़ा है, तो मेरे हर टैटू में कहानी है।
जैसे पहले डिस्कवरी पे एक शो आता था, तो उसमें जो टैटू आर्टिस्ट है उसके ऊपर एक सीरियल बनाई जाती थी। उसका क्लाइंट आता था और उसकी स्टोरी, तो उनके पास हर क्लाइंट की स्टोरियाँ होती थी, तो मेरे पास तो खजाना है स्टोरियों का। सो ब्लेसिंग के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो टैटू एक मतलब ऐसे आप कराओ ना कराओ इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को मजबूरी में कराना पड़ता है। तो मजबूरी क्या क्या हो सकती है, तो उसको हम टैटू नाम नहीं देते हैं, उसको हम मेडिकल इंक बोलते हैं। तो मेरी जो एक्सपर्टी है, आफ्टर सम टाइम जब लोग ऐसा आने लगे, जब डॉक्टर मुझे बोलने लगे, तभी मैंने अपने आप को एक आर्टिस्ट से ज़्यादा मैंने सोचा कि ये आर्ट के द्वारा अगर मैं ये चीज़ कर सकती हूँ तो मेरे लिए मेरी लाइफ जो है इससे ज़्यादा अच्छा काम कुछ नहीं होगा। तो एक तो है विटिलिगो, जैसे किसी की बॉडी पे या चेहरे पे वाइट पैचेस है जिसको हम कोड बोलते हैं, तो उसके ऊपर हम स्किन टोन बना के भरते हैं। तो हर एक का स्किन टोन अलग है, तो जैसे मेरा टोन है यहाँ पे अगर है तो इसको हम 5, 6, 7, 12 कलर मिक्स करके पहले देखते हैं कि इसका कौन सा टोन आ रहा है, टोन ला करके। तो उसके बाद उसको स्पेशली नीडल से वो विटिलिगो का कौन सा स्टेज है उसके अकॉर्डिंग उसको मैनेज करना पड़ता है। किसी किसी को अभी हुआ है, किसी किसी का 10 साल पुराना है, तो उसके ऊपर कैसे काम करना है, क्योंकि वो नॉर्मल स्किन नहीं होती है, उसका मेलेनिन लेवल ख़त्म हो चुका होता है। वो जैसे बंजर जमीन होती है ना, उसमें पेड़ लगाने वाली बात है। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट है, बट थ्रू द एक्सपीरियंस मैंने ये पूरा हैंडल करके मतलब रिसर्च के बाद इसमें कैसे काम करना है उसका एक्सपर्टी हासिल की। बाद में होता है सर्जरी मार्क, बर्न मार्क, बर्थ मार्क, किसी को ब्लैक स्पॉट हो चुके हैं, इस तरह से किसी का एक्सीडेंट हो चुका है। खास करके जिनको कैंसर और कीमोथेरेपी में पूरे बॉडी के हेयर निकल चुके हैं, ना आईब्रो के हेयर है ना सर पे एक भी बाल है, तो उनको हम लोग आर्टिफिशियल हेयर ड्रॉ करके देते हैं। तो वो भी ऐसे वो 3D हेयर होते हैं, वो दूर से ऐसे ही लगेगा इनके आईब्रोज में हेयर है, लेकिन एक भी हेयर नहीं होता है। गर्ल्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जेंट्स के लिए ये चीज़ हम लोग तो आईब्रो बनाते हैं। जेंट्स तो आईब्रो मतलब वो लोग कभी थ्रेडिंग करने नहीं जाते हैं, उनकी आईब्रो शेप में नहीं होती है। वो मेरे लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करता था, क्योंकि उनको कीमो से पूरा निकल गया है और मुझे शेप में नहीं देना है, रैंडम बाल देना है। तो वो तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मैंने अभी तक सारी चीज़ शेप में ही ड्रॉ की है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट जब उनका काम मैं करती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके ब्लेसिंग की वजह से जो भी भगवान ने आज मुझे दिया है ज़रूरत से ज़्यादा, वो उसी की वजह से है ऐसे। तो काफ़ी मेडिकल रिलेटेड इश्यू है जो मैं सोल्व करती हूँ थ्रू द मेडिकल इंक। और मुझे ध्यान है कहीं आपने मतलब एक आध कोई ऐसी कहानियाँ बताना चाहेंगी जहाँ पर आपने किसी को क्योर किया हो और उनकी लाइफ बन गई हो, संवर गई हाँ, हो? मतलब एक भाई थे जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ दिस वाइट स्पॉट, एंड मतलब ऐसा था कि उन्होंने ऐसे बोला कि मेरे खेत है, अगर आप चाहो तो मैं मेरे खेत आपके नाम पे कर दूं, लेकिन मेरी बेटी के लिए आप कुछ करो ऐसे। तो मैंने बोला कि नहीं नहीं, मुझे खेत नहीं, और वो मजदूरी करते थे, मतलब उसके पास टैटू के भी पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने उनका किया, और आप बिलीव नहीं करोगे, कहीं से आजू बाजू से उन्होंने वो श्रीफल लेके आए और उन्होंने मेरे पैर पे वो श्रीफल, वो जैसे भगवान को करते हैं ऐसे करके लंबे सो के मुझे दंडवत प्रणाम किया। बोले आप मेरे लिए भगवान से भी ज़्यादा हो। तो तभी मुझे ऐसा मतलब ऐसे होने लगा। मैंने बोला भाई ऐसा मत करो। तो मतलब वो एक ऐसी फीलिंग है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से वो लड़की की शादी हो गई। और आप बिलीव नहीं करोगे, गुजरात में और महाराष्ट्र में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे गांव में 20% लड़कियों को कोड है और वहाँ पे मजदूरी करते हैं लोग। तो वो लड़की गई तो वहाँ पे वो बात फैल गई। तो वहाँ से मुझे फिर फ़ोन आने लगे। गुजरात के भी कुछ हिस्से हैं, स्पेशली मैं बताना चाहूँगी भावनगर साइड। तो वहाँ पे बहुत लोगों को कोड है। तो वहाँ पे एक तो वहाँ का पानी, वहाँ का ज़मीन का एरिया और वहाँ का फूड पैटर्न,
वो बहुत गलत है। लोग ओपोजिट आहार खाते हैं जिसकी वजह से उनको स्किन डिसीज होता है। तो मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, कई बार हुआ है कि उनकी वजह से इतने लंबे रिलेशन के मुझे शादी में इनवाइट करते हैं कि आप आपने ये किया ना, आपको शादी में आना ही पड़ेगा। ऐसे मतलब फैमिली बॉन्डिंग हो जाता है। इतना प्यार देते हैं वो लोग। सो मेरे लिए ये सारी कहानियां जो है वो बहुत वैल्यू रखती है। मुझे लगता है मेरे आखिरी सांस जो है वो इसी सहारे जाएंगे कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है, लाइफ में फर्क लाए, अच्छा किया है ऐसे। यस, हाँ। आई थिंक हमें चाहते ना चाहते हुए भी पॉडकास्ट को एंड करने का वक्त आ रहा है। यस। तो आप कम्युनिटी के लिए, मतलब जैसे हमारी आगे बात हुई तो आई नो यू डूइंग सम वर्क फॉर स्पेशल जो विलेज वर्कर्स हैं, हाँ, जो ये मेले में आर्टिस्ट हाँ, वगैरह हैं, उनके लिए आप क्या करती हैं और ये कितने हद तक यू आर गेटिंग रिजल्ट इन इट? सो जैसे कि मुझे भगवान ने ये फील्ड में, जबकि मैं पूरे इंडिया में ढूंढने निकली थी कि मुझे टैटू सीखना है, तो मैं कहाँ से सीखूं। 25 साल पहले मैं बहुत जगह ढूंढी लेकिन कहीं पे कोई टैटू सिखाता नहीं था। एक आध दो टैटू वाले थे। बाद में टैटू किया, बहुत पैसा कमाया, बहुत अवार्ड्स कमाए। सोशल मीडिया, BBC, डिस्कवरी, हर एक चैनल ने मुझे स्थान दिया। नरेंद्र भाई मोदी हमारे PM हैं, उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया। तो अभी मतलब एक सेटिस्फेक्शन हो गया कि मुझे लाइफ में सब मिल गया है। तो अभी मैंने मतलब सोचा कि अभी मैं सब मिल गया, क्या करूं। तो मेरा अभी मैंने गीता में पढ़ा, मतलब जो आपने कमाया है, आपने बोला ना वो पेट्रोल वाली बात, वो मुझे वापस देने का टाइम आया है। तो सोसाइटी को कुछ रिटर्न करना है। तो अभी जिनको भूख लगी है ना, आप उसी को दे सकते हो। तो मैंने गांव में, मैं मेले में जाके उनके बाजू में बैठती थी। तो मेरा मुझे खुद को, मैं वेश पलटा करके जाती थी, मैं दुपट्टा बांध के कि किसी को पता ना चले, क्योंकि मेरा गेटअप ऐसा है, लोग देख लेंगे। तो इस तरह से सर्च किया, मतलब वो बहुत गंदा काम कर रहे थे। मैंने सोचा इनके लिए मुझे करना है। ट्राइबल इंक इंडिया करके मैंने एक अपना फॉर्म रेडी किया। उसमें मैंने टारगेट किया कि मैं 1000 लोगों को करूँगी ये काम। तो मैंने पहले कुछ को सिखाया कि इस तरह से हाइजीन रखना है, आप करो। तो मैंने बोला ये स्प्रे बोतल लेना, ये टिश्यू पेपर लेना। मैं दूसरे दिन गई, उन्होंने कुछ नहीं लिया। तो मैंने बोला अभी ये मैंने क्या किया, किट रेडी की। मैंने बोला ये आप सीखो। मैं वहाँ पे वाइट बोर्ड लेके जाती हूँ, फिर सबके लिए खाना पानी लेके जाती हूँ। और अगर 40 लोग है, 40 लोगों का किट। एंड जैसे कि कचरे का ढेर है, गांव है, जहाँ वो बैठते हैं उनके साथ में बैठ के अपना वाइट बोर्ड निकाल के उनको पढ़ाती हूँ कि ये स्किन के लेयर है, ये हिपेटाइटिस होता है, ये इंक है और ये नीडल है, जो आप एक ही नीडल से 50 लोगों को करोगे, एक एड सब में जाएगा, लोग मर रहे, तो आप ऐसा मत करो। तो बोले तो क्या करें। आपने बोला ये है, लेकिन इसका उपाय क्या है। तो मैं बोली ये 20 रुपए का है ना टिश्यू पेपर है, आपको वो यूज करना है। इसको हाइजीन रखो आप, ये जो गंदा वो कपड़ा है उससे मत करो। ये डेटोल का है लिक्विड, इसको ऐसे बनाते हैं और ऐसे करो। वो जो रोज के 20 रुपये कमाते थे, आज रोज के 2000 रुपया कमा रहे हैं। ऐसे मैंने 450 लोगों को ट्रेनिंग दे दी है। अभी मेरा गांव घूमना चालू है। मैं खुद की गाड़ी में सब भर के जाती हूँ, निकलती हूँ और बैठ जाती हूँ उन लोगों के सामने। तो कुछ समय अंतर पे, तो ये मेरा एक बहुत ही अच्छा काम है, जिससे मुझे मेरे बिजनेस का एक ऐसा मिलता है कि नहीं, ये किसी को जो आपको मिला है उसका हाँ, कुछ हाँ, गिव अवे है। हाँ। सो ये रिटर्न करने का ये जो जरिया है वो मैंने ढूंढा है। एंड 1000 का टारगेट है मेरा। सो आधे तक पहुंची हूँ और मैं खाली कुछ नहीं, भगवान को बोलती हूँ मुझे इतना ताकत दे कि मैं मेरा वो टारगेट पूरा करूँ ऐसे। वाओ, दिस इज अमेजिंग। गूज़बम्प्स है मुझे भी कि इतना, मतलब सोच नहीं सकते कि टैटू के फील्ड में इतनी सारी कहानियां, इतने सारा नॉलेज, इतना सारा मतलब बातें हो सकती हैं, इतनी चीजें हो सकती हैं। WSC फोरम हमारा जो है वो स्पेशली विमेन के लिए है और वी टच ऑन सेंसिटिव टॉपिक्स देयर। तो मैं जरूर से एक आखिरी आपसे एक स्टोरी या एक वाकया जान के हम ये पॉडकास्ट को एंड करना चाहेंगे। ब्रेस्ट कैंसर के रिलेटेड मैंने आपसे बात सुनी थी।
तो वहाँ पर मेडिकल इंक आप कैसे इस्तेमाल करते हैं और वो कहाँ पर काम में आती है? ओके, ब्रेस्ट कैंसर जो है इसके काफ़ी सारे केस मैंने सोल्व किए हैं। ब्रेस्ट कैंसर में डॉक्टर का काम जहाँ पे ख़त्म होता है, मेरा काम वहाँ पे शुरू होता है। ब्रेस्ट कैंसर अगर कोई अविवाहित लड़की है जिसको हुआ है और उसकी शादी नहीं हो रही है, मतलब सामने वाले को उसने बता ही दिया होगा कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन वो भी खुद के उसमें ब्यूटी चाहती है, तो हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के जो मार्क है उसको पहले मैंने जैसे बताया कि हम उसको स्किन कलर से कवर करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आईने में हम अपने आप को देखते हैं तो एक हम चाहते हैं कि हमारी एक कंप्लीट हो ब्यूटी, ठीक है। तो उनको हम लोग ब्रेस्ट कैंसर में जिनका पूरा चेस्ट निकाल दिया गया है और इम्प्लांट हुआ है, वहाँ पे हम लोग निप्पल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वो जो है उसके रिलेटेड जो लड़कियां मेरे पास आती है वो भी मतलब इट्स अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस। उसका जो कलर वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है करना, बट मुझे लगता है कि उनसे वो अपने आप को एक कंप्लीट मानने की एक वो कंप्लीट फील करती है कि नहीं, मेरा भी अभी बॉडी कंप्लीट है ऐसे, क्योंकि हर एक चीज़ भगवान ने जो खालीपन का जो एहसास है वो भर जाता है। इससे क्या होता है, उसका जो कैंसर की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है वो उसका बिल्डअप हो जाता है। वो अपने आप को कंप्लीट मान के वो ऐसे अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपने बिहेवियर में वो चीज़ ला सकती है। भले नहीं दिखा है लेकिन वो बिहेवियर में उसके छलकता है, एक कॉन्फिडेंस बिना का और एक विद कॉन्फिडेंस। तो ब्रेस्ट में हम लोग ये काम करते हैं। हम लोग कई बार इसके रिलेटेड शेड्स जो है वो भरते हैं और कैंसर के काफ़ी सारे पेशेंट्स को ये काम किया है मैंने। चलते चलते अगर मुझे मेरी ब्यूटी हाईलाइट करनी है पर मुझे एक टैटू नहीं करवाना है तो मैं क्या करवा सकती हूँ, वो बताकर हम ब्यूटी को हाईलाइट करने के लिए हमारा अगर फेस है तो सबसे अच्छी है हमारी आंखें, हमारे लिप्स और हमारे हेयर, जो कि हमारे फेस की ब्यूटी को आप सो के भी उठो ना तो मिरर में देखो ना तो वाव मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। अच्छे ही होते हैं सब लोग, लेकिन जैसे एक जंगल है, जंगल में अगर बहुत सारे फ्लावर्स खिले हैं लेकिन उसको हम थोड़ा सा काट छाट के बने तो वो जंगल में से बगीचा बन जाएगा, ठीक है। तो वो वन बन जाएगा और वन में तो राधा रानी भी भ्रमण करती है। तो वो जो ब्यूटी को निखार, वहाँ फ्लावर्स तो बहुत है लेकिन उसको छांट छूट के ठीक करना है तो भगवान उसमें खुशी होते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। तो हमारी ये फेस है तो इसको हम थोड़ा सा कुछ काम करके हम उसको कंप्लीट बना सकते हैं। जैसे कि आईब्रो में कहीं पे थोड़ा सा आपको लगता है तो सुधार कर सकते हैं। हेयर लाइन अगर पीछे चली गई है तो थोड़ा सा उसको ठीक कर सकते हैं। आपको लगता है कि मेरे हेयर में बाल कम है और मुझे खुला रखना है बट वो जो स्काल्प है वो ना दिखे तो हम स्काल्प माइक्रो पिगमेंटेशन करते हैं। लिप ग्लोस अगर आपको चाहिए, भले लिपस्टिक ना करें पर नेचुरली लिप ग्लोस वो भी कर सकते हैं। परमानेंट मेकअप जिसको बोलते हैं वो कर सकते हैं। तो इट्स अ ब्लेसिंग कि आप अपने आप को थोड़ा सा संवार सकते हैं। बाकी तो एवरी वुमन मेरी नज़र से बहुत ब्यूटीफुल अपने आप में बहुत खूबसूरत है वाकई में। Yes. It was amazing meeting such a wonderful My soul. pleasure, my Thank you, pleasure. जागृति। It is आपको भी और पूरी टीम को मेरी तरफ से थैंक यू। आपके द्वारा जो भी व्यूअर्स है उनसे मुझे मिलने का मौका दिया उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही सब लोग ब्यूटीफुल रहे और अपने आप में संपूर्ण रहे, ऐसे मेरी ख्यालात है। आज हमारा इतना शानदार पॉडकास्ट हुआ है, मुझे यकीन है आप लोगों के लिए भी ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन वाला रहा। दोबारा मिले, तब तक के लिए मैं प्रीति ठक्कर आप सबसे विदा लेती हूँ। WSC बातें में दोबारा मिलेंगे।